जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आरज़ू काज़मी साहिबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम, शेख हसीना वाजिद को डेथ सेंटेंस दे दिया है, लेकिन इस वक़्त जो पूरी दुनिया में सवाल हो रहा है, वो एक ही है कि क्या भारत जो है, वो शेख हसीना वाजिद को भेजेगा या नहीं भेजेगा बांग्लादेश वापस। ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जो कि जिसके ऊपर बात की जा रही है, जिसको समझा जा रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। आप कैसे देखती हैं इस डेथ सेंटेंस को कि उन्होंने 1400 बंदे मारे और 50 साल से वो रूल कर रही थी। कभी वो जमात इस्लामी के लोगों को कर रही थी, स्पेशल उन्होंने ट्रिब्यूनल बनाया हुआ था। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? और ये तो एक बहुत बड़ी चार्जशीट है उनके बारे में। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है क्या भारत उनको वापस भेजेगा, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को बहुत दफ़ा इंडिया को कहा है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट मैडम? सर सबसे पहले तो अगेन बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। और बिल्कुल मेरी कुछ लोगों से सर बात हुई। इंडिया में भी मैंने जो एक आध शो बनाया है, तो उसमें मैंने उनसे यही पूछा, तो उनका यही कहना है कि भाई वो पॉलिटिकल असाइलम पे हैं तो फिर तो भारत वापस नहीं करेगा, इसलिए कि जो लोग ऐसे होते हैं उनके ऊपर असाइलम लिया होता है उन्होंने, तो उनको तो आप जबरदस्ती नहीं वापस भेज सकते। तो जितने दिन रख सकेंगे उतने दिन तो रखा जाएगा, उसके बाद जाहिर है कि उनके पास अपील का हक भी है। वरना तो जैसा कि लोग बात कर रहे हैं कि 2024 में तकरीबन 1400 के करीब लोग जो हैं वो उनकी जानें गई थी। आपको याद होगा वो जो झगड़ा चला था बांग्लादेश में, उस वक्त तो शेख हसीना वहीं थी। तो इस बात को भी कहा जा रहा है कि इनके कहने से हुआ था। तो अदालतें तो उनकी आजाद हैं, अदालतें जो हैं वो अगर आजाद ना होती तो इस तरह का कि फैसला ना आता। तो अब फैसला आया, लेकिन जाहिर है कि अब वो उसके ऊपर अपील दायर करेंगी, एक लंबा प्रोसेस चलेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आज उन्होंने सजा सुना दी है तो कल उनको कोई फांसी पे लटका देंगे, ऐसे ऐसे तो नहीं होता। तो जाहिर है उसका मुझे ये लग रहा है कि भारत भी उनका साथ देगा, क्योंकि जब उनकी गवर्नमेंट थी शेख हसीना की तो भारत के साथ उनके टर्म्स बहुत अच्छे थे और इसीलिए भारत में वो रह भी रही हैं। और इसके अलावा अगर वो कहीं और निकलना चाहें तो शायद अभी तक उनको अमेरिका ने इजाजत नहीं दी है कि वो वहां पर आ सकें, लेकिन अगर किसी और कंट्री में जाना चाहें तो वो उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन अपील का हक तो वो रखती हैं। तो सर अभी पहले से ये सोच लेना कि ऐसा ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान को प्रॉब्लम थी शेख हसीना से, इसलिए कि उनके टर्म्स जो है वो हिंदुस्तान के साथ अच्छे थे, तो हमें तो वो कभी पसंद ही नहीं आई। हालांकि जब जितना अरसा वो रही हैं तो उन्होंने कोई ना कोई अच्छे काम भी किया अपनी कंट्री के लिए, उनकी इकोनॉमी भी अच्छी हुई, उनका एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा हुआ, और भी कई चीजें उनकी ऐसी थी जिसकी हम लोग यूट्यूब पे बैठकर एग्जाम्पल भी दिया करते थे। जब नया नया यूट्यूब स्टार्ट किया था तो उस वक्त भी हम एग्जाम्पल्स देते थे कि जी उन्होंने मिलिट्री को मिलिट्री की जगह पे रखा है, मुल्लाओं को मुल्ला की जगह पे रखा है। लेकिन ठीक है, बहुत सी चीजें गलत भी होंगी, मैं ये नहीं कह रही कि जो कोई होता है गवर्नमेंट में उसकी हर चीज सही होती है। कई चीजें ऐसी होंगी जो डिक्टेटरशिप वगैरह का कहा जाता है कि वो उन्होंने अपनी एक बना रखी थी, और मीडिया और हर सब कुछ कंट्रोल था। तो ये सब चीजें तो थी उनकी। तो अब देखते हैं सर क्या क्या वो अपील दायर करती हैं या किस तरीके से अपने केस को लेके चलती हैं। अभी फिलहाल तो मुझे वो भारत से जाती हुई नहीं दिखाई दे रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मैडम कि क्या इंडिया को जो कोर्ट्स है बांग्लादेश की, अब वो तो कह रही हैं कि भाई हमारे बंदा वापस भेजो, फॉरेन ऑफिस भी कह रहा है। तो जब इंडिया के ताल्लुकात शेख हसीना वाजिद से तो नहीं है, उनके ताल्लुकात तो वहाँ की स्टेट से होते हैं। ताल्लुकात इंडिविजुअल से तो नहीं होते, इंडिविजुअल तो चला गया है। ये आप समझती हैं कि अगर मोदी साहब हसीना वाजिद को वापस भेजते हैं तो वो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा कि यार ये तो हमारा, ये कैसे दोस्त हैं कि जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारी रखा ही नहीं है हमें। और अगर नहीं भेजते तो इंडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि अगर नहीं भेजते तो इंडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, इसलिए कि वो तो इंडिया की तरफ से मेरा ख्याल अभी तक कोई स्टेटमेंट भी आ चुकी है, और जो कि हर जगह शेयर की जा रही है, और वो एक कानून के मुताबिक ही चलेंगे। अब चाहे वो शेख हसीना हो या कोई भी हो, अगर वो भारत में उन्होंने पनाह ले रखी है और अगर कानून के हिसाब से उन्हें वापस करना होगा, तो मुझे नहीं लगता कि भारत इस चीज में जो है वो रोकेगा या नहीं भेजेगा। इसलिए कि जाहिर है सारी दुनिया देख रही है, एक इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अगर उनको भेजना पड़ा
तो बिल्कुल जाएंगी। और मेरे ख्याल है शेख हसीना भी जो है वो, जैसे मैंने कहा कि अपने अपील वगैरह के बाद और अपने केस को स्टडी करने के बाद, या जो उनके लोग हैं जैसा वो एडवाइस करेंगे वो वैसा ही करेंगी। तो वो तो पहले भी एक दो बार कह चुकी हैं कि इलेक्शन से पहले वो वापस जाना चाहती हैं। तो हो सकता है कि उनके जो लोग हों या उनके साथ जो टीम है वो किसी तरह का इस केस को लेकर ऐसा आगे जाए, इसलिए कि सर अभी सजा सिर्फ सुनाई गई है, लेकिन यहाँ पर तो चीजें बदल भी जाती हैं और सजाएं जो हैं वो भी बदली जा सकती हैं। तो वो तो डिपेंड करता है कि वो अपने केस को, उनका लॉयर या उनकी लॉ टीम जो है वो कैसे लेकर चलती है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं से भी भारत को कोई तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हर तरफ से यही अगर रिजल्ट आया कि नहीं उनको भेजना ही है, तो मेरे ख्याल है फिर वो खुद भी चली जाएंगी। वो क्यों भारत को ऐसी मुश्किल में डालेंगी। लेकिन आपकी बात तो सही है मैडम कि वो भारत को क्यों मुश्किल में डालेंगी, लेकिन एक और चीज़ भी है ना, बहुत सारे लोगों का ये कहना है, मैं जो चीज़ मैं समझ रहा था या देख रहा था, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इंडिया जो है वो, जब इंडिया को कोई बंदा चाहिए होता है तो इंडिया तो उस पर शोर डाल देता है और कहता है कि भाई इस बंदे को जो है वो वापस भेजो। मिसाल के तौर पे एक बंदा था जिसका नाम तहव्वुर राना था, तो उसकी हवालगी इंडिया ने अमेरिका से उसको ले लिया। फिर अगर तहव्वुर राना को इंडिया ने अमेरिका से ले लिया और इंडिया ने कहा जी इस बंदे को भेजेंगे, नीडेड है, ठीक है जी, दैट्स अ क्वेश्चन। फिर आपको याद होगा कि एक बंदा है, उसको अभी इंडिया जो है, आई थिंक विजय मालिया या समथिंग, वो बरतानिया में है। फिर एक बंदा और है जो यूके के बेल्जियम से इंडिया मंगवा रहा है। तो इंडिया ये एक्सपेक्ट करता है कि दूसरी कोर्ट्स इंडिया की सेंसिटिविटीज का ख्याल रखें। तो ये मौका तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनको चाहिए कि वो ये इंगेजमेंट करें इंडिया के साथ। और अगर वो नहीं होते तो आपको लगता है कि मामलात इस हद तक भी जा सकते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस नेक्स्ट गवर्नमेंट जब आएगी अगले साल, अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो खराब हो जाएंगे। ये क्यों है? क्योंकि इंडिया ने दूसरे मुल्कों को कहता है कि हमारे बंदे वापस भेजो। ये जो चीज है, इसमें अगर इंडिया नहीं भेजता तो डू यू थिंक कि डिटीरियरेट होंगे रिलेशंस यहाँ के? आप समझती हैं कि इंडिया के पास बहुत लिवरेज है, इकोनॉमिक और बहुत सारी चीजें हैं, इंडिया परवाह नहीं करेगा? नहीं सर, सबसे पहले तो ये कि इंडिया के इस वक्त बांग्लादेश के साथ वैसे भी कोई खास अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, कोई खास अच्छी दोस्ती यारी नहीं चल रही है, कुछ ना कुछ टेंशन तो बनी हुई है। बाकी अगर लॉ के हिसाब से जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या जो भी कह लीजिए, जहां कहीं भी जो इंटरनेशनल जो कानून होता है उसके हिसाब से अगर उन्हें वापस करने को कहा गया, तो मेरा ख्याल है कि वो वापस करेंगे। जो बंदे आप बता रहे हैं कि उन्होंने बुलाए, उन्होंने वहां से विजय माल्या और जो भी लोग हैं जो इंडियंस थे उनको उनको बुलाया हिंदुस्तान ने, तो बिल्कुल पूरा प्रोसेस चला होगा ना। ऐसे ही तो नहीं उन्होंने किसी को कहा होगा भेज दो तो उन्होंने ठीक है भेज देते हैं करके भेज दिया। तो उन्होंने जाहिर है पूरा एक जो प्रोसेस होता है केस दायर करने का, केस फाइल करने का कि जी ये हमें चाहिए, इसने हमारा ये नुकसान किया है, वो सब बताया होगा और उसके बाद उसको भेजा गया होगा। तो इसी तरीके से अगर बांग्लादेश की गवर्नमेंट भी हर चीज फाइल करेगी और कहलवाएगी भारत को कि भेज दें, तो मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं लगता कि वो कोई इस तरह की बात करेंगे कि नहीं जी हम नहीं दे रहे, मतलब क्यों हमने रखा हुआ है हमारी मर्जी में। वो वाली चीज मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर होगी। अगर किसी तरीके से जैसे आप कह रहे हैं कि भारत ने अपने लोग लिए, इसी तरीके से बांग्लादेश भी ले ले फिर इससे शेख पहले हसीना को। वो आए हैं नोट वर्बैल, बांग्लादेश ने जारी किए हैं इंडिया को, लेकिन इंडिया ने कहा है कि नहीं, हम अभी तक वो जवाब भी नहीं देते, परवाह भी नहीं करते। तो ये इंडिया ने एक बालादस्ती रखी हुई है, एक प्रेशर रखा नहीं हुआ है सर, क्योंकि स्टेटमेंट आया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, आपने नहीं देखा होगा लेकिन स्टेटमेंट आया है और कई लोगों ने जो है उसको सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। ऐसा थोड़ी है कि किसी मुल्क का कानून होगा कुछ और वो कानून को लेकर दूसरे मुल्क के पास जाएंगे कि हमारा कोई आपके पास है, तो वो कहेंगे हम नहीं सुन रहे, हम नहीं कर रहे। सर वो मतलब इस तरह से मुझे तो नहीं लगता कि भारत में होगा। तो उन्होंने अगर अप्लाई किया या उन्होंने अगर बात की, तो मेरा ख्याल है कि एक खास जगह पे जाकर जहां पर के ऐसा होगा कि अब आगे और बात नहीं बढ़ रही है और वापस ही करना होगा, तो मेरे ख्याल है भारत वापस करेगा शेख हसीना को। और अगर उनकी, जैसे मैंने कहा, उनकी लॉ टीम ने अगर कुछ कर लिया इस बीच में, तो हो सकता है कि वो ऐसा ना भी करना पड़े उन्हें। हाँ, ये सवाल तो है कि मतलब व्हाट काइंड ऑफ अब ये सिचुएशन। डिपेंड करता है ना कि उनकी दोनों की टीम, दोनों की जो लॉ टीम है वो किस तरह तरीके से अपना केस तैयार करती है, कैसे बुलाती है।
और हाँ, ये एक ऐसी लेडी जिसकी जान को खतरा हो। या तो उन्होंने ये कहा होता ना कि जी 14 साल की सजा दे दी, इतने साल की सजा दे दी, ऐसा कुछ होता तो और बात है। लेकिन अगर आपको पता है अच्छे से कि उनको जो है मौत की सजा सुनाई गई है और उनको बुलाकर किसी की जान जो है वो जा सकती है, तो बात की बात है ना। ये तो हमारे यहाँ अब भुट्टो साहब को कब सर 70s में फांसी हुई थी, और अब हमारी अदालतें कह रही हैं कि जी गलत फैसला हो गया था। आपने पढ़ा होगा सर, आप पढ़े लिखे आदमी, मुझे ऐसा मुझे लगा। लगता है, तो लगता हाँ है सर, कभी-कभी आप लगता हैं, है। लेकिन मुझे लगता है, हाँ? नहीं सर, मैं एक बात कह रही हूँ। तो सर, आपको याद होगा कि कुछ अरसे पहले पाकिस्तान की अदालतों ने कहा कि वो गलत फैसला था, जो भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी। यानी इतने सालों के बाद जब उनका ऑलमोस्ट काफी खानदान जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर रहकर या कुछ ना कुछ करके वो लोग जो है वो आगे चले गए, या कुछ लोगों की डेथ भी हो गई, बेनजीर भुट्टो साहब वगैरह की। अब जाकर कह रहे हैं कि जी वो गलत दे दी थी फांसी। मतलब कोई मजाक हो रहा है एक पाकिस्तान में, कि आपने किसी को जो है फांसी लगा दिया और अब उसके बाद आप 50 से 60 साल के बाद आप कह रहे हैं कि नहीं जी गलती हो गई थी। तो इसी तरीके की कोई गलती कहीं बांग्लादेश वाले ना कर दें, मेरा ख्याल है। इसलिए जो है वो इन चीजों को उनको बहुत बारीकी से देखना चाहिए। सिचुएशन तो डेलिकेट है मैडम। मैडम, वहाँ से जो इंडिया के जो लीडरशिप है और बांग्लादेश की लीडरशिप को मैं समझता हूँ ये बैठ के मसले को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। और क्योंकि अब बांग्लादेश लग तो ये रहा है कि इंडिया के वो उसमें असरो सूख में नहीं रहा, क्योंकि पहले था, अब वो नहीं रहा। तो अगर इंडिया नहीं करता ये, ठीक है। और मैं ये भी देख रहा था बांग्लादेश के एक सिक्योरिटी के जो बंदे हैं वो भी इंडिया आए हुए हैं, और इंडिया उनको जो है वो होस्ट कर रहा है। तो इट मीन्स कि ये दैट्स अ बिग फैक्टर, ये एक बड़ा फैक्टर है हाँ जिसको हमें देखने की ज़रूरत है। और बिल्कुल सर, अब वो उनके असर रसूख में नहीं रहे बांग्लादेश के लोग ना, भारत के अब हमारे सिखाए पढ़ाई में आ गए। नहीं, हमारा देखिए, हमारा क्या इन्फ्लुएंस होना है मैडम उनके ऊपर, वो या हमने क्या उनको देना है। दरअसल इंडिया का तो बॉर्डर लगता है ना उनके साथ, आपको पता है, तो लंबा चौड़ा बॉर्डर है। तो बॉर्डर लंबा चौड़ा होने की वजह से और फिर मजबूरियां भी हैं। अब इस बॉर्डर में कैसे सरवाइव कर सकते हैं एक दूसरे के बगैर। तो मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ इंडिया बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर रहने चाहिए, दोनों मुल्कों के लोगों को फायदा है। वहां से भी बिजनेस आएगा, यहाँ से भी बिजनेस जाएगा। अगर बंद करेंगे या हालात खराब होगा तो कॉमन मैन जो है वो नुकसान होता है। जैसे हमारा मैडम अभी अफगानिस्तान के मसले में आप देखें, आम आदमी का नुकसान हो रहा है ना, बड़े लोगों का तो कोई उसमें नुकसान नहीं हो रहा। बहरहाल वो अलग चीज है कि अब उसकी क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं वो खैर तो। हमें तो सर ये भी समझ नहीं आई सारी जिंदगी के, हमें दे क्यों दिया था बांग्लादेश अंग्रेजों ने। मतलब जिसका बॉर्डर भी हमारे साथ नहीं लगता, हम उधर जा जाकर उनको तंग करना पड़ता होगा हमारे लोगों को, तब मैं जाकर उन्होंने कहा कि जी हमने नहीं रहना पाकिस्तान के साथ। अरे कोई ऐसी जगह तो देते ना जिसका बॉर्डर लगे। बॉर्डर भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं, फिर भी हमें पाकिस्तान का हिस्सा उन्होंने वो बना दिया था। और अच्छा ही हुआ खैर कि फिर वो बेचारे साइड पर हो गए, मतलब वो भी उनके वैसे लिए बेहतर है। एक बात बताऊं, ये लोग बड़े स्मार्ट हैं, पूछे क्यों। हम्म। जो उस वक्त पार्टीशन हुई थी ना, उन्होंने इतने हमें मुश्किलात में डाल दिया कि आपकी सोच हो सकती है। मतलब एक कश्मीर अनफिनिश्ड इशू, बांग्लादेश उधर बना दिया, अफगानिस्तान के साथ वो एक बफर जोन सा बना दिया, वो क्रिएट कर दिया। मतलब क्या क्या उन्होंने कर दिया, ठीक है। मतलब सब कुछ ही उन्होंने कर दिया। कुछ ऐसा नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि भाई वो नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जानबूझ के ये सारी सिचुएशन पैदा की गई थी कि ये उसके बाद आगे हम लड़ते रहें, अपने रिसोर्सेज डिफेंस में लगाएं, इकोनॉमी पे ना लगा सकें, बॉर्डर मैनेजमेंट चलती रहे, उधर कश्मीर के ऊपर वो जो सियाचिन के मसले हल ना हो, सरक्रीक के मसले हल ना हो, और ये डेवलपिंग ममालिक हैं फौजों पे पैसे लगाते रहे, सिक्योरिटी पे लगाते रहे, इकोनॉमी पे ना लगाते रहे। तो इट वाज नॉट अ गुड इंटेंशन, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं तो इसको और फिर दो जाकर हम लोग खामा-खाई में हमने जो है वो बलूचिस्तान अलग हमने अपने गले बांध लिया। अरे भाई उनको रहने देते, वो अलग कंट्री थी, बनाने देते नहीं, उनको भी पकड़ के अपने साथ कर लिया। अब वो फिर निकलने की कर रहे हैं, और यहाँ से फिर शोर मचा हुआ है कि अब ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो कभी बीएलए आ रहा है, तो कभी क्या हो रहा है। तो सर ऐसी मुसीबतें हमने खुद भी तो अपने गले बांध दी है ना। कुछ तो चले अंग्रेज दे गए, कुछ हमने अपने भी तो कारनामे किए हैं। चले, आपका एक व्यू है। अब आप मैं आई डो नॉट सब्सक्राइब टू दैट मॉडल जो आप कह रही हैं।
उस वक्त जो भी बलूचिस्तान मिल वाह! गया वो अभी अभी खुद आपने बात शुरू की कि जी हमें मुसीबत पे डाल दिया, हमें उधर से अफ़गानिस्तान का कर दिया, तो उधर से सियाचिन कर दिया, उधर से क्या कर दिया, तो जब मैं कह रही हूँ कि वो बलूचिस्तान का भी यही था, अगर बलूचिस्तान को हम ज़बरदस्ती अपने साथ ना करते, तो कम से कम वो वाली साइड तो आराम से रहती ना। मैडम दरअसल आप और बात कर रही हैं, मैं और बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये पार्टीशन का डायलेमा है जो मैं ये कह रहा हूँ, सियाचिन का या कश्मीर का, या ये पार्टीशन डायलेमा है। पार्टीशन के बाद फिर क्या हुआ, बलूचिस्तान में कल्लात की स्टेट थी वो पाकिस्तान के साथ मिल गए, बहुत सारे जो स्टेट्स थी वो इंडिया के साथ मिल गई, ठीक है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान साइड पे नहीं हुआ, इंडिया साइड पे भी बहुत कुछ हुआ है, और वो भी बहुत सारे लोग जो रियासतें हैं इंडिया के साथ मिल गई। तो दैट इज अ पॉइंट। मैं ये ऑन दिस साइड में ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ को बहरहाल ये एक चीज़ है मैडम इंडिया के अंदर। अब इंडियन आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हमने लंबी जंगें लड़नी है, कहते हैं हमें जो है वो पाकिस्तान के साथ लंबी जंग लड़नी है। मतलब व्हाई दे हैव टू फाइट अ वॉर ऑलवेज, क्यों, मतलब क्या क्या है, मतलब कितने कुछ सौखे हैं इंडियंस हमारे दोस्त कि वो उन्होंने जंग करनी है, कुछ सारा उन्होंने कोई दुनिया जो है वो फतह कर ली है, या इकोनॉमिकली बहुत ठीक हो गए हैं, क्या हुआ है, तो दैट्स अ पॉइंट ना। तो सर हमारे यहाँ भी तो बार-बार हम हमारे भी तो फील्ड मार्शल जो आता है उसको यही बताने लग जाते हैं कि अगर कि जी हमने बड़ी जंग लड़ी है भारत के साथ और अगर हमें दोबारा लड़नी पड़ी तो हम और भी लड़ेंगे, पहले पता नहीं कितने जहाज गिराए थे, अगली बार उससे ज्यादा जहाज गिराएंगे। तो सर ये कह लीजिए इस तरह की स्टेटमेंट तो दोनों तरफ से ही चल रही है और मेरे ख्याल है दोनों तरफ से ही नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक एक को आप ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आप अगर बार बार यही बात करते जाएंगे कि जी हमने तो इतने जहाज गिरा दिए अभी हम और करेंगे उसके बाद ये हमारी तो जी खुदाई फौज है, तो सर वो जो 54 के 56 इस्लामिक कंट्रीज है उनकी फौज क्या है? अगर पाकिस्तान की फौज बड़ी कोई खुदाई फौज है और पाकिस्तान की फौज जो है वो बड़ा जज्बा लेके इस्लाम का और लड़ रही है, वैसे इस्लाम ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि जाके लड़ना शुरू कर दो, लेकिन फिर भी हम हर चीज में जो रिलीजन का चूरन बेच रहे हैं सर हम वो बेचना बंद कर दें। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि हम पहले अपने आप को तो सही कर लें, दूसरे को हम इल्जाम देंगे, आपका ख्याल है आप बार बार कहेंगे कि हाँ जी हमने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, हम ऐसा ये लड़ सकते हैं वो लड़ सकते हैं, तो आपका ख्याल है दूसरा क्या चुपचाप बैठा रहेगा? फिर जाहिर है फिर वो भी यही कहते हैं कि जी अभी हमने ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, वो शाहरुख वाला डायलॉग, तो सर वो भी फिर वही बात करते हैं, तो सर फिर आप लोगों को बुरा क्यों लग जाता है? बस आप अपनी तैयारी कीजिए ना। आप लोगों ने तो पहले इतनी जबरदस्त जंगें लड़ी हैं, तो सर अब क्या किस बात की घबराहट है? आप भी यहाँ पे सही अपने शुरू हो जाए काम करना। मैडम पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल ने जो कल जिसका आप रेफरेंस दे रही हैं, उन्होंने रेफरेंस दिया था अगर जंग इम्पोज की गई, ठीक हम्म। है। तो फॉर एग्जांपल अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करता है, जंग इम्पोज करता है, तो उसका रिस्पॉन्ड करेंगे ना। पाकिस्तान जाके कोई भारत की शहरों में मिसाइल तो नहीं फेंकता, वो पाकिस्तान ने कभी ऐसे तो नहीं कहा कि ओहो ये एक मिसाइल था वो हमसे गलती से छूट गया और वो चीचा वतनी के गांव में, कभी पाकिस्तान ने ऐसे कहा है? और अगर हम नहीं भी नहीं ऐसे सर हमारे मिसाइल जो गलती से चलते हैं ना सर वो हमारे सर पे फटते हैं। ओजड़ी कैंप का वाकया आपको याद है सर? ओजड़ी कैंप में जो मिसाइल चले थे सर वो हमारे अपने ही सर पे फट गए थे। हम सर अल्हम्दुलिल्लाह किसी दूसरे क्या नहीं फेंकते, जो मिसाइल गलती से भी चलता है वो भी हमारे सर पे ही फट जाता है। ओजड़ी कैंप मैडम गूगल किएगा, ओजड़ी कैंप आपको पता और लगेगा क्या मैडम हुआ था। आप एक और रेफरेंस को, एक रेफरेंस और है, एक रेफरेंस और है, दोनों अलहदा इंसिडेंट है। सो अलहदा हाँ, मैं देखिए, कब जैसे कह रही फॉर हूँ कि एग्जाम्पल दोनों कोई ट्विन्स हैं, मैं भी ये कह रही हूँ अलग 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 हैं, लेकिन हुए मैडम तो हाँ, थे ना, हुए तो थे। मैं ये बता रही हूँ उनका जो था वो चल के यहाँ गया, हमारा जो था वो सारे का सारा वहीं फट गया पिंडी में। तो अच्छा बात तो वो सारी ठीक है ये है ना। ना सर, ऐसा हो जाता है बड़े बड़े देशों में। बात यह है कि आप, मुझे अच्छा लगता है कि आप दो डिफरेंट चीज़ों को एक जगह मिक्स कर देती हैं, तो फिर मुझे व्हाट्सएप याद आ जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक इंसिडेंट इंडिया में हुआ जहाँ पे उन्होंने अपने साइंसदानों को या इंजीनियर्स को फारग कर दिया इस बेस पे, वो कहते हैं जी एक हमने मिसाइल चल के पाकिस्तान गिर गया, जो कि जानबूझ के नहीं चला, उन्होंने चलाया हाँ था वट एवर रीजन। एक बात, हाँ जो आप ओजरी कैंप का कह रही हैं वो कोई इंटरनल फॉल्ट की वजह से, या वो टेक केयर नहीं कर सके वेपन्स को, या जो भी साजिश थी, बट दैट वाज ए इंटरनल थिंग ना। एक होता है कि आप फॉर एग्जांपल आपके मिसाइल यहाँ से उड़े, 100 मिसाइल 200 मिसाइल उड़े और अफगानिस्तान गिर जाए, कोई चाइना गिर जाए, कोई इधर गिर जाए, मैं सर उसकी वजह खाली थे, जहां तक मुझे याद पड़ता है मेरे ख्याल है कर्नल शैलेंद्र बता रहे थे कि सर उस मिसाइल के अंदर कुछ था नहीं, जो जो इधर आया था ना वो उड़कर गलती से
वो ऐसा नहीं था कि जिससे आपको कोई डैमेजेस होते, तो इसलिए सर उसको भूल जाइए सर। इतना क्या आप लोगों की हालत खराब हो जाती है, मतलब कुछ हौसला कीजिए। आप तो वो लोग हैं जिनके ओजड़ी कैंप हुआ था और सारे मिसाइल, भरे हुए मिसाइल्स चल गए थे सर, तो उसमें आप लोगों को कुछ नहीं हुआ, तो सर अब ये छोटे मोटे मिसाइल जो वैसे ही उड़कर आ जाते हैं वो क्या बिगाड़ेंगे। लेकिन नहीं तो सर बात फिर वही आ जाती है कि आप अगर नेगेटिव कमेंट्स करेंगे तो दूसरी तरफ से भी वही आएगा। मेरा ख्याल है दोनों को, दोनों कंट्रीज जो हैं उनको इस वक्त इस चीज पे रुक जाना चाहिए। ठीक है, एक एक हो गया, आप लोगों के बीच में क्लैशेस हो गए, अब उस चीज को हमें रोकने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए कि हमारा भी नुकसान है और दूसरे का भी नुकसान ही है। मतलब अगर भारत भी करता है तो वो हमारा नुकसान तो होगा ही, लेकिन उनकी भी ज़ाहिर इकोनॉमी वगैरह कई चीजें जो है उसके ऊपर नुकसान आ सकता है। तो मेरा ख्याल है कोई, जैसे आप कहते हैं ना हमें बैठ के बात करनी चाहिए, तो वो बैठ के तो बात करें, लेकिन अगर हम अपने यहाँ से टेररिज्म को रोकने की बात करेंगे तभी तो वो बात करेंगे ना सर। सर आजकल तो आपकी बड़ी फोटोज चल रही है लश्कर ए तोयबा वालों के साथ, मैंने देखा वो लोगों ने मुझे इस कदर टैग कर रखा है, मैंने कहा आपका सुबह से वीडियो नहीं आया था, मैंने कहा पता नहीं चीमा साहब कहाँ पे एटम बम लगाने गए, या वो पता नहीं कौन सा बम फिट करने के लिए गए हुए, कहा किसी को फाट फूटने के लिए तो नहीं छोड़ने गए। तो आप सुबह से थे नहीं ना सर, तो प्लीज एक जो है ना ट्विटर पे एक हेलो जरूर लिख दिया करें ताकि हम लोगों को पता लगे। तो सर ये लश्कर तोयबा वालों के साथ आप कर क्या रहे हैं, और ये है कौन लोग वाकई में लश्कर तोयबा के? इतना लोगों ने आपको टैग किया, आपके थिंक टैंक की फोटोज लगा लगा के लेकिन मैं तो परेशान हो गई। लोग मुझसे करते हैं प्यार, तो जब लोग मुझसे प्यार करते हैं वो मेरी तस्वीरें उठाते हैं, मेरे से तस्वीरें चलाते हैं, तो मैं तो जो मुझसे प्यार करे मैं तो उससे उल्टा प्यार, डबल प्यार करता हूँ। वो क्या, मैं कल वो मौलाना फजलुर रहमान को क्या सुन रहा था, वो बांग्लादेश में कह रहे थे तुम हमारी तरफ चल के आओगे तो हम तुम्हारी तरफ दौड़ के आएंगे। तो ये जो लोग प्यार करने वाले हैं, हम ये हमारी तरफ चल के आएंगे तो हम इनकी तरफ दौड़ के जाएंगे। लेकिन सर ये लश्कर तोयबा वाले तो जिसकी तरफ दौड़ के जाते हैं उसके बाद वो आपको पता है उसके साथ क्या होता है? वो उड़ दरअसल जाता है सर, वो उड़ जाता है। तो सर आप आप दौड़ के मत जाइएगा, मैं बता रही हूँ आपकी बहुत मैं गलत फोटोज चल रही है सब सोशल मीडिया पे। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, देखिए एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे जब आप पब्लिक लाइफ में आते हैं तो लोग आपके बारे में बातें करते हैं, कोई कुछ कहता है। मिसाल के तौर पे अगले दिन वो एक जनरल साहब थे हमारे साथ, रजन कोचार साहब, वो बड़ी हम्म। इंटरेस्टिंग बात की। तो वो बेचारे दोस्त ही हैं, क्या दोस्त भी क्या है, हमारे साथ 4-6 शो किए हैं। तो वो बात चल रही थी तो मुझे कह रहे थे कि वो मैं आपके साथ शो करता हूँ तो वो लोग समझते हैं कि आप आईएसआई के जो है ना वो हैं। तो मैंने कहा जी पहली बात तो ये है कि मतलब मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क की एजेंसीज हैं, और अगर इफ आई एम इनटू समथिंग जहाँ पे मेरे मुल्क के लिए इफ आई एम एबल टू डू समथिंग, फॉर एग्जांपल ये जो जंग हुई भारत और पाकिस्तान की, उसमें आई वाज एबल टू डू समथिंग, मैंने बड़ी क्लियर लाइन ली, मैं अपने मुल्क के साथ खड़ा हूँ। मतलब देवर पीपल जिनकी हर बंदे की अपनी लाइन थी ना, मेरी अपनी लाइन थी, मैंने अपने मुल्क के साथ खड़ा हूँ। मुझे आप आईएसआई का कहो, एमआई का कहो, जो मर्जी कहो, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे आप लश्कर तैयबा का कहो, मुझे जैश ए मोहम्मद का कहो, लश्कर टीटीपी का कहो, अफगान तालिबान का कहो, लेट पीपल से दिस, पीपल लोगों का क्या है। लोग तो आपको पाकिस्तान के वजीर आजम को नहीं कह देते, क्या नाम है उसका, कई दफा इंडियन मीडिया का तो आप अगले दिन एक क्या मेरी चल रही थी वीडियो, पता नहीं वहां कोई एनडीटीवी में वो कोई पता नहीं एक क्लिप को पता नहीं किसी और अंदाज से काट के चला रहे थे, बात में कुछ और कर रहा हूँ, रेफरेंस में कुछ और दे रहा हूँ, उन्होंने उसको जोड़ा ऐसे कि देखे मैं ऐसे कह रहा हूँ, हालांकि आई वाज पता नहीं कुछ कोर्ट में कर रहा था या क्या कर रहा था। तो एक दोस्त ने मुझे भेजी कि ये देखें आपके बारे में, मैंने कहा भाई ये तो वी गो थ्रू दिस प्रोसेस डेली। द मोमेंट जो बंदा बोलता है उसको तो बहुत कुछ से गुजरना पड़ता है। लेकिन आप चीमा साहब आपने सबसे पहले सर आपने घबराना नहीं है, इस वक्त आप मुझे घबराए हुए लग रहे हैं लश्कर ए मैं, तोयबा के नाम पे। सर आपने घबराना नहीं है, डटे रहिए सर, बस मेरी बात फटिएगा नहीं, आपको आपको कसम है, बस फटिएगा नहीं, बाकी जबरदस्ती कर रहे हैं सर, मुझे फटने फुटने से बहुत डर लगता है। लेके फटूंगा, आपको साथ लेके फटूंगा। मैं वो कह रहा था, मिसाल के तौर पे आपको फॉर एग्जांपल पाकिस्तान वाले कहते हैं आप रॉ की हैं, वो वाले कहते हैं आप आईएसआई की हैं। अब देखिए अब मैं इसमें काम मुझे तो पता है ना आप दोनों साइड की हैं, तो मतलब हम्म। अब जो है ना वो ये मसला तो रहता है। अब आपको, अब मुझे पता है कि आरजू काजमी कौन है, ठीक है, या जो हमारे लोग हैं जो जानते हैं हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दे वॉच अस, दे हम्म। लिसन अस,
तो वो समझते हैं, इंडियंस कहते हैं नहीं 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 ये आईएसआई की, आईएसआई वाले को तौबा नहीं सर, अस्तगफुरुल्लाह। कि गोस ऑन। मैं और आईएसआई की जिसे कहते हैं ना, वो मैं सुनकर कानों का हाथ लगाती हूँ कि यार कोई ढंग की बात कर ले। लेकिन बात सर ये कि सर आपकी आईएसआई भी सही है सर, रॉ भी सही है, मुसाद मुसाद सब सही है, लेकिन सर लश्कर तोयबा, सर मैं तौबा कहता करें हूँ सर, लेट आप पीपल, लश्कर तोयबा के कैसे हो सकते हैं? मैं कहता हूँ लेट पीपल से, लेट पीपल क्लेम, जो मर्जी कहें, मुझे क्या फर्क पड़ता है। सही आप बात है। आप भी देखें, आपको कोई फर्क पड़ता है आपको कुछ कहता तो? नहीं सर, मैं तो ढीठ हो गई हूँ, मैं सुन के तो डेली डेली कोई फर्क गालियां नहीं पड़ता। पड़ती हैं। मुझे याद है मैं इंडियन मीडिया पे जाता था या किसी भी मीडिया पे जाना, तो वो तो हमें सारे मुल्क को दहशतगर्द कहते हैं, सारे मुल्क को ही वो टीटीपी वो जैश ए मोहम्मद कहते हैं, वो तो सारे मुल्क को ही ये कहते हैं। उनका तो मतलब उनके, अब वो इंटरेस्टिंग बात है ना, इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी तो ये है कि इंडियंस ही नहीं मानते। वो कहते हैं हमारा भी, किसी भी नाइस बंदे से पूछो कि भाई इंडियन मीडिया क्या क्रेडिबिलिटी को मानता है, तो लेट पीपल से। मैं तो कहता हूँ, मैं दूसरी एक चीज है, दूसरी चीज ये है कि मैं तो किसी को रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। मुझे गालियां दें, बुरा भला कहें, कमेंट करें, कमेंट्स खुले हुए हैं, आए जो मर्जी कहें, तस्वीरें लगाएं जो मर्जी कहें, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे हमारी पब्लिसिटी हो रही है, करें और करें। मैं तो, आपको तो पता है इसमें तो मजा आता है पब्लिसिटी करवाने में, तो इसमें मैडम परेशान ना हुआ करें, कोई तस्वीर लगा दे, नहीं मेरी नहीं लगा सर, दे। आपकी तस्वीर आपकी लगी हुई है तो आपको कहती, आप परेशान मत होइएगा। अंदर से लेकिन मजे ले खैर, रही होती है ना, अंदर से तो आप मजे ले रही है ना, तो हाँ लेकिन नहीं ये है सर, कि अंडे से सर मैं खुल्लम खुल्ला मजे लेती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं देखती हूँ, खूब कह मैं मारती हूँ। उसके मैं बाद मैं नहीं तीन चार फ्रेंड्स को भी भेजती हूँ इंडिया में भी, ये नहीं देखो नहीं, चीमा साहब के साथ क्या आप हो रहा है, भेजा ये ना देखो करें, चीमा साहब आप के साथ क्या हो रहा है। आप भेजा ना करें, आप उसे रीट्वीट किया करें, ताकि आप सर उसको रीट्वीट, सर मोदी जी ने मेरा ट्विटर ही बंद कर दिया ना, मैंने तो रीट्वीट कर करके आपको दे देता। शाहरुख खान की जगह आपकी बिल्डिंग बन रही होती वहां दुबई में आज, वो जो मैं शाहरुख खान के नाम से बन देखें रही है, लेकिन देखें ऐसा हो नहीं रहा। देखें मगर ये देखें सर, ये, अब आप जो है ना, आप भी रीट्वीट कर दिया करें, कोई, मैं तो किसी को नहीं पूछूंगा कि भाई तुमने ये क्यों किया है, कैसे किया है। लेट पीपल डू, लोगों को ये हक है, फ्रीडम ऑफ, वो क्या नाम है अपना सुहेल बड़ैच, उसकी हाँ एक बात मैं अक्सर अपने दोस्तों को, स्टूडेंट्स को जब मैं पढ़ाता था तो कोट किया करता था। उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की जिंदगी में, उसने कहा जी, लेट पीपल लाफ हाँ themselves एट यू, लेट देम लाफ एट यू। लोगों को अपने ऊपर हंसने दें, जो मर्जी हाँ करता है यार करो, क्रिटिसाइज करने दो यार, क्या फर्क पड़ेगा इससे? मुझे क्या होगा, आपको क्या होगा? तो मुझे लश्कर तैयबा का बनाए, आईएसआई का बनाए, जिसका मर्जी बनाए, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं, लगे थे लेने दें, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, सुबह शाम आपकी बातें होनी चाहिए मीडिया के ऊपर, आपका शोर होना चाहिए। वो क्या नाम है चौधरी शुजात का, पता है? पता है क्यों शुजात, नहीं, वो पीएमएल क्यों के ना। हाँ, चौधरी शुजात हुसैन के बारे में मशहूर ये है कि वो मिमिक्री अपनी करवाते हैं, वो अच्छा, करवाते हैं। मतलब, और सुनने में आया कि वो पैसे भी दे के उनको करवानी पड़े तो वो करवाते हैं, सो दैट ही शुड स्टे अलाइव। तो पीपल वांट टू स्टे अलाइव, तो मुझे हाँ करने दे जाहिर है, बेटा, वरना आप आपको पार्टी में परेशान कोई हो आई रही है। नहीं। नहीं नहीं, मैं मैं तो पूछता परेशान, मैं तो पूछ रही थी सर आपसे, क्या लश्कर तोयबा वालों के साथ आप क्या कर रहे थे, मैं तो ये सिर्फ पूछ रही थी। मैं कहता हूँ आप क्यों परेशान हो, अच्छी बात है, करने दे मुझे, मैं अगली दफा मुझे किसी टीटीपी के साथ मिला दें, क्या फर्क? नहीं सर, आपने बीएलए के साथ मिलाएंगे आपने अगली बस बार, एक काम बीएलए, किया है, बीएलए आपने ये हाफिज सही थे सर। आपने ये आपकी ये बात मुझे अच्छी लगी है वैसे, आपने कहा ओ ऐसे ही, उसका तो नाम भी ना लें, रॉ का आपने कुछ नहीं कहा, उस पे आप खामोश नहीं है, उसने, आपने कोई नहीं बोली। आपने कहा आईएसआई का मुझे ना कहो, रॉ का बेशक कह लो, ये आपने भी थोड़ी नहीं देर नहीं, पहले, मैंने ढाई कब मिनट कहा सर, पहले। मैंने कहा मुझे किसी का भी ना कहा ही, मैं किसी एजेंसी एजेंसी के साथ बिल्कुल काम करना पसंद नहीं करती। अच्छा, काम करना पसंद नहीं करते, कोई बात, चलिए अच्छा किया आपने तोबा, बता, क्योंकि आपने इस्तग़फ़ार। कहा आईएसआई का सर नाम ना ले, आपको, हाँ, हाँ, सर बिल्कुल नाम ना लें सर, आप लीजिए, आपको तो रॉ मेडल को तो वेडल आप मिला है। खामोश सर रहिए। मेडल पीछे लगाइए ना फ्रेम में करके। मैडम, मेडल जो है ना मेरे सामने लगा हुआ है, ताकि मुझे नजर आता रहे। मैं आपको क्यों दिखाऊं मेडल? वो सामने नजर आया, बड़ा सा मेडल फ्रेम करा के लगाया हुआ है। अब दूसरा भी मिलेगा फिर, आप हैं? परेशान ना हो, आपको नहीं मिलेगा दूसरा भी कोई भी। मिलेगा? नहीं क्योंकि मुझे वो, चाहिए भी नहीं सर। आपको मोदी साहब जो है ना, वो इस वक्त किस्मत ही देंगे पाकिस्तान में मालूम। इज्जत सर, सर इस वक्त पाकिस्तान में इज्जत उसी की रह गई जिसको मेडल नहीं मिला, जिसको मेडल मिला है उनकी बेइज्जती हो गई सर। सॉरी कोई बात सॉरी सॉरी, कोई बात लेकिन ये के दिल पे मत नहीं लिएगा। नहीं, खैर कोई बात सर, नहीं मैडम, अगला ये भी सवाल कर अच्छा है, लीजिए सर। ये आपकी थेरेपी है, ये आपकी थेरेपी होती है इस तरह की बातें करके कि जी वो हमारी इस वक्त जो है ना वो है। आज आपको हुकूमत बुलाए, आप भाग के जाएंगे मेडल लेने, आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, मैं क्यों जाऊंगी? कभी भी नहीं सर, कभी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बात आप आरजू काजमी को कह रहे हैं सर,
मैं बड़ी ढीठू, मैं कभी कभी नहीं, तौबा, मुझे ऐसा मेडल बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन यार चले आपको आपको सिविल है सर, आपने बहुत मेहनत की थी, आप डिजर्व करते हैं। मैं तो मैडम आपने देखा नहीं जंग के दौरान में कितना पाकिस्तान का नैरेटिव बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह फख्र होना चाहिए अपने मुल्क के लिए। बंदे को वैसे भी मैडम क्लियर होना चाहिए कि दोनों साइडों की तरफ से क्या होना हुआ, एक साइड से होना चाहिए। तो ये एक फैक्टर तो है। थैंक यू वेरी मच मैडम। लेकिन ये जो है ना, जो इंडियन आर्मी चीफ वाली बात है, ये बीच में रह गई। आपने वो और बात नहीं शुरू कर सर, दी। तो मैं यही कह रही हूँ कि उन्होंने जो बात की है तो जाहिर है कि वो यहाँ से भी तो स्टेटमेंट्स चल रही है ना, आप स्टेटमेंट बंद करें, वो भी तो स्टेटमेंट बंद हो मैडम जाएंगी। जवाब दिया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कि अगर हमला करोगे तो जवाब देंगे। उसने तो ये कहा है ना, तो वो ये भी ना कहे, वो कह रहे हैं लंबी जंग। मतलब कौन दुनिया में ऐसा बंदा होगा जो ये कहेगा हमें कश्मीर पे हमला करने लगे हैं, कश्मीर हम ले लेंगे, सर क्रीक के जरिए कराची पहुंचेंगे, लंबी जंग पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान का आर्मी चीफ कहे आप तो मतलब पाकिस्तानी ही ना छोड़े, आप तो खुद ही सारा टाइम जो है वो रॉ पे तो नहीं आप तनकीद करती, सारा टाइम जो है वो आप अपने ही सिस्टम पे तनकीद करती रही। तो मतलब हाँ, पाकिस्तान अगर करें तो आप ना छोड़ें, वो करें तो आप कह रही हैं कि वो कह रही हैं, आप कह रही हैं कि वो करते रहे, आप बोले भी ना। ये आपका जो कमाल नहीं है नहीं, आप मैडम। बोले भी ना सर, आप आपके यहाँ से, जब अगर आपके यहाँ से इन लोगों के ऊपर काम किया गया होता, जो अटैक चलते हैं, चाहे ये हाफिज सईद होता, चाहे वो लश्कर तोयबा वाले जिनके साथ आप फोटो वोटो बना रहे थे, या कोई भी लोग, तो सर उसके बाद उन लोगों को अगर अरेस्ट करते उन पर काम करेंगे तो फिर इंडिया अपने आप ही आराम से हो जाएगा ना। वो तो यही कह रहे हैं कि भाई आप टेररिज्म रोकिए, तो वो टेररिज्म तो आप रोक रहे नहीं है। आप इस वक्त वही कर रहे हैं जो आप अफगानिस्तान को कह रहे हैं। सर मैंने पहले भी कहा था, वही चीज भारत हमें कहता है तो हम नहीं मानते, लेकिन अब हम अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि जी आपकी जमीन से जो है वो हमारे अटैक हो रहे हैं, तो आप रोकिए। तो अब अफगानिस्तान की हुकूमत हमें हमारी बात नहीं सुन रही, तो आप इसी से समझिए कि भारत आपसे जो कह रहा है अगर आप उनकी सुन लेंगे तो हो सकता है अफगानिस्तान भी आपकी सुन ले। चले मैडम, देखते हैं क्या होता है, हसीना वाजिद का क्या होता है और इंडियन आर्मी चीफ क्या बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच आरजू कासिम थैंक यू। साहब।